Hello, dear students. Today we are going to discuss the concept of price elasticity of supply. When we talk about price elasticity of supply, actually we want to see that when prices are changing, how supply or supplier is responding. बात सर ये है कि हम ये देखना चाहते हैं, देखें पहली बात तो ये कि आपको ये बात पता होगी कि प्राइस और सप्लाई की पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई एक्सटेंड होती है और जब प्राइस कम होती है तो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, ये तमाम तफसीलात भी मेरी दूसरी वीडियोस में मौजूद हैं, आप जाएं उन्हें वॉच करें। प्राइस जब बढ़ेगी तो सप्लाई एक्सटेंड करेगी, जब प्राइस कम होगी तो सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, ये रिलेशनशिप है। लेकिन प्राइस बढ़ने पर सप्लाई या सप्लायर कितनी जल्दी या कितनी देर में रिस्पॉन्ड करता है या कितनी क्वांटिटी मार्केट में ला पाता है प्रोड्यूस करके या नहीं ला पाता, जब हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हो तो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिस्कस कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कोविड आया अचानक, और कोविड के आने की वजह से अचानक मास्क की, फेस मास्क की फिनोमिनली डिमांड बढ़ गई। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो मास्क सिर्फ जो पहले लोग ऑपरेशन थिएटर्स में या कभी कभी कहीं बाइक्स पे लगाए हुए लोग नजर आते थे, उन मास्क की डिमांड इतनी फिनोमिनली बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट रिसोर्सेज या स्पेयर कैपेसिटी फर्म्स के पास थी ही नहीं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। एज अ रिजल्ट सप्लाई इनइलास्टिक रही। सप्लाई इनइलास्टिक होने का मतलब ये कि सप्लाई लिमिटेड ही रही, या यूं कह लें कि थोड़ी बहुत ही प्रोडक्शन में इजाफा हो पाया। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, मास्क की प्राइसेस बढ़ी, उसने फर्म्स को मोटिवेट किया कि वो मजीद रिसोर्सेज इस तरफ लेके आए। उन्होंने अपनी रिसोर्सेज बढ़ाई, प्रोडक्शन बढ़ाई, और फिर मास्क की प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गई, सप्लाई रिस्पॉन्ड करने लगी, मार्केट में मास्क नजर आने लगे। तो क्या बात हो रही है यहाँ पर कि बास्ट टाइम प्राइस के बढ़ने, मैं यहाँ प्राइस के बढ़ने के रेफरेंस से बात करूंगा ज्यादातर। प्राइस के बढ़ने से प्रोड्यूसर्स प्राइस के बढ़ने का बेनिफिट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, प्रोडक्शन को बढ़ा के या नहीं, राइट। तो सप्लाई या सप्लायर कितनी जल्दी या कितना ज्यादा या कम प्राइस के चेंजेस को रिस्पॉन्ड कर पाता है, तो हम उसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात, सॉरी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात कर रहे होते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिफाइन कर दिया मैंने। Price elasticity of supply refers to the degree of responsiveness of supply of a good due to a change in the price of the good. कि प्राइस के चेंज आने से सप्लाई किस हद तक रिस्पॉन्स कर रही है या नहीं कर रही, जो कि मैंने अभी आपको पिछले एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया कि प्राइस बढ़ने पर क्या सप्लायर प्रोडक्शन फौरन बढ़ा पा रहा है या नहीं बढ़ा पा रहा, सप्लाई लिमिटेड है या बढ़ सकती है, ये हम इसमें डिस्कस कर रहे होते हैं। और जाहिर बात है कि हम ऐसा न्यूमेरिकली कर रहे होते हैं। एक्चुअली इट इज अ न्यूमेरिक मेजर, पीएस इज अ न्यूमेरिक मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई व्हेन प्राइस चेंजेस। कि जब प्राइस चेंज हो रही है तो जो रिस्पॉन्स सप्लाई का आ रहा है उसको हम न्यूमेरिकली मेजर कर रहे हैं। ठीक है, और सेंस क्या है दोबारा बता दूं कि प्राइस के चेंज होने से सप्लाई कितनी रिस्पॉन्सिव या कितनी इररिस्पॉन्सिव है, या सप्लाई कितनी सेंसिटिव या कितनी इनसेंसिटिव है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पीएस को मेजर कैसे करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को? ऑलमोस्ट वही इक्वेशन है जो पीईडी को मेजर करने की है, बस यहां पर क्वांटिटी सप्लाइड आ जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने मेंशन किया हुआ है कि पीएस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब आप करेंगे तो आपके सामने पीएस आ जाएगी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकालेंगे आप? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को डिवाइड कर देंगे, ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकाल के, फॉर एग्जांपल दो प्राइसेस जो आपको दी हुई है उनका चेंज निकालेंगे आप,
और चेंज इन प्राइस को ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगा। माइंडेड कि जरा सा मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि जब हम प्राइस लास्टिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके लिए दो प्राइसेस गिवन होंगी और दो क्वांटिटी सप्लाइड गिवन होंगी कि प्राइस बढ़ने से या कम होने से पहली प्राइस क्या थी, बाद में प्राइस क्या है, पहले सप्लाई क्या थी, बाद में सप्लाई क्या है। तो चेंज इन प्राइस को ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने पीएस आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्या कहते हैं डायरेक्टली इलास्टिसिटीज पर। हम ये देखेंगे कि इलास्टिसिटी के कर्व्स कैसे बनेंगे, उनका मतलब क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, वगैरह वगैरह। सबसे पहले बात आ गई परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई की। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई एक ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर फर्म बिल्कुल ही प्रोडक्शन बढ़ाने की पोजीशन में नहीं है, राइट, या कम करने की पोजीशन में नहीं है। आप देखें प्राइस पी से P1 पर जा रही है यहाँ पर, लेकिन प्राइस पी पर भी क्वांटिटी सप्लाइड क्यू है और प्राइस P1 पर भी क्वांटिटी सप्लाइड क्यू ही है। As a result, a change in price is not causing any change in quantity supplied. That's why it is called perfectly inelastic supply. और जब यहाँ पर PS कैलकुलेट करेंगे आप, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे तो वो लाजमी जीरो आएगी, क्योंकि प्राइस के चेंज से सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है कि when price is changing there is no change in supply at all. Supply would remain same at Q, and that is perfectly inelastic supply. PS would be zero. Then comes inelastic supply. Inelastic supply का मतलब भी वही है, less responsive, insensitive. यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन slight change in quantity supplied आ रहा है। Perfectly inelastic supply में बिल्कुल ही कोई change नहीं है supply में due to a change in price, लेकिन inelastic supply का मतलब ये है कि there will be a slight change in quantity supplied. आप देख सकते हैं कि प्राइस P से P1 पर जा रही है, there is a big change in price, but you can see that the change in quantity supplied is very small as compared to that. Right? ये कोई ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर फर्म प्रोडक्शन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बढ़ा सकती, थोड़ी बहुत प्रोडक्शन बढ़ाने की पोजीशन में है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। Right? Percentage change in quantity supplied would be lesser than percentage change in price. मिसाल के तौर पे प्राइस में अगर 50% चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी में लेट सपोज सिर्फ 10% का चेंज आ रहा है। As I've mentioned below, you can see that I've mentioned that less than proportionate change. Right? For example, I said कि प्राइस 50% से बढ़ रही है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड सिर्फ 10% से बढ़ रही है, तो दैट इज शोइंग इनइलास्टिक सप्लाई। और इनइलास्टिक सप्लाई की पहचान क्या है कि जब आप पीएस कैलकुलेट करेंगे तो वो लेस देन 1 आएगा, राइट, या मैं यूं कह सकता हूं कि बिटवीन 0 and 1 आएगा इन इलास्टिक सप्लाई का केस। फिर हम आ जाते हैं यूनिट इलास्टिक सप्लाई पर। यूनिट इलास्टिक की जब भी बात आती है, चाहे यूनिट इलास्टिक सप्लाई हो चाहे यूनिट इलास्टिक डिमांड हो, हम क्या बात करते हैं, इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट चेंज। कि प्राइस में जितना चेंज आ रहा है उतना ही इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट चेंज सप्लाई में आ रहा है। प्राइस 5 टाइम्स बढ़ रही है, सप्लाई 5 टाइम्स बढ़ रही है। प्राइस 2 टाइम्स बढ़ रही है, सप्लाई 2 टाइम्स कम हो रही है, बढ़ रही है। प्राइस 10 टाइम्स कम हो रही है, सप्लाई 10 टाइम्स कम हो रही है। दैट इज इक्वल एंड प्रोपोर्शनेट चेंज, राइट? That is called unit elastic demand. And whenever we will calculate PS here, that would be exactly equal to 1. And about the diagram, keep this in mind that whenever we are showing a unit elastic supply curve, we will start it from 0. And that would be a straight line always. A straight line supply curve starting from 0 is always a unit elastic supply curve. Whether the curve is very steep, whether the curve is very flat, but if it is starting from 0 and it is a straight line, that is always unit elastic supply curve. And unit elastic means equal and proportionate change in supply due to a change in price.
Then comes elastic supply. Elastic supply means highly responsive supply, sensitive supply, which means that there would be a more than proportionate change in quantity supplied due to a change in price. प्राइस जरा सी बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल सप्लाई बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर जाएगी. प्राइस जरा सी कम होगी, सप्लाई बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. राइट, आप देख सकते हैं कि आई हैव शोन कि प्राइस का चेंज छोटा है. वाई एक्सिस से देख सकते हैं आप, प्राइस से P1 तक जा रही है, जबकि क्वांटिटी सप्लाइड में आप देख सकते हैं कि Q से Q1 तक सप्लाई जा रही है. There is a bigger change in supply due to a change in price because the supply is responsive. इसको इस तरह समझ लें कि firm has a spare capacity, firm has available factors of production. टाइम कम लग रहा है इस चीज को प्रोड्यूस करने पर, इसलिए जैसे ही प्राइस बढ़ रही है सप्लाई में काफी बड़ा चेंज आ रहा है पॉजिटिवली. जब भी हम यहाँ PS कैलकुलेट करेंगे तो दैट वुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1. इलास्टिक सप्लाई का मतलब है PS ग्रेटर देन 1. और मतलब क्या है? सेंसिटिव सप्लाई. A little change in price would cause a considerable change in supply. Right? क्योंकि फर्म प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ाने की पोजीशन में भी है और फर्म प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम करने की भी पोजीशन में. फिर उसके बाद आ जाता है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई इज एग्जिस्टिंग ओनली एट वन प्राइस. जब PS कैलकुलेट करेंगे तो इंफिनिटी आएगी. एक ही प्राइस पर सारी सप्लाई एग्जिस्ट कर रही है. अब ये क्या चक्कर है भाई? हमें नजर आ रहा है कि प्राइस P से ऊपर भी सप्लाई नहीं है, प्राइस P से नीचे भी सप्लाई नहीं है. मिसाल के तौर पर ये बात मैं इसको इस तरह समझाता हूं आपको कि फर्ज करें कि ये सप्लाई कर्व ऑफ लेबर है जहां लेबर वेज टेकर है. वेज टेकर होने से क्या मुराद है कि उसकी वेज मेकिंग एबिलिटी जीरो है. ना वो अपने वेज रेट को बढ़वा सकता है अपने एम्प्लॉयर से, और कम तो वो जाहिर बात है खुद नहीं करेगा. जाहिर बात है अपनी वेजेस कोई कम क्यों कराएगा? राइट. तो वेजेस नीचे जा नहीं सकती और ऊपर इसलिए नहीं जा सकती कि उसकी बार्गेनिंग पावर जीरो है. वेज रेट बढ़वा नहीं सकता वो. एज अ रिजल्ट जो मार्केट में वेज रेट चल रहा है उसी पर वर्कर्स अपने आप को सप्लाई कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली इन दैट केस सप्लाई कर्व का हॉरिजॉन्टल होना पॉसिबल है. राइट. सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल जब ही होगा, परफेक्टली इलास्टिक जब ही होगा, जब जो सेलर है उसकी प्राइस मेकिंग एबिलिटी जीरो, ना वो प्राइस को बढ़ाने की पोजीशन में हो, ना वो प्राइस को कम करने की पोजीशन में हो. और इसको सबसे अच्छी तरह समझ में जब आता है जब हम यहाँ इसको लेबर का सप्लाई कर्व अज्यूम करें और प्राइस को वेज अज्यूम करें. तो वेज वर्कर खुद बढ़ा नहीं सकता क्योंकि वेज टेकर है, और कम वो करेगा नहीं, तो इसलिए जो वेज रेट चल रहा है उसी पे सारे वर्कर्स अपने आप को सप्लाई कर रहे हैं. तो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व. आई होप आपके ये पांचों जो इलास्टिसिटीज हैं वो समझ में आई होंगी, उनका डायग्राम, उनकी वैल्यू. राइट. और एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि अक्सर MCQs वगैरह में उन्होंने सप्लाई कर्व देकर रेवेन्यू वगैरह पूछा हुआ होता है प्रोड्यूसर का. तो इस बात को ध्यान में रखें कि सप्लाई कर्व को देखकर हम रेवेन्यू के बारे में कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि सप्लाई कर्व तो सिर्फ ये बता रहा है कि किस किस प्राइस पर कितना कितना बेचने के लिए तैयार है. रेवेन्यू तो इस चीज पर डिपेंड करता है कि कंज्यूमर खरीदेगा कितना, और कंज्यूमर खरीदेगा कितना किस प्राइस पर, वो डिमांड कर्व से पता चलेगा, सप्लाई कर्व से नहीं. तो सप्लाई कर्व्स गिव्स नो इंडिकेशन अबाउट द रेवेन्यू. Actually, it is the demand curve which gives the indication about the revenue. तो ये, और इसीलिए आप देखें कि मैंने कहीं भी सारी इलास्टिसिटीज में रेवेन्यू को कहीं डिस्कस नहीं किया है, जबकि जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस करते हैं तो हर केस में हम प्राइस के चेंज से रेवेन्यू पर क्या इफेक्ट आएगा या कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट आएगा उसको डिस्कस कर रहे होते हैं. लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम ये चीज बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे होते. राइट. I hope that is all clear to you. Please इंटैक्ट रहिए. मजीद वीडियोस हैं मौजूद ऑलरेडी या आ रही हैं, और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए. रिवीजन इज द की टू एकेडमिक सक्सेस. रिवीजन मुसलसल करते चले जाएं क्योंकि चीजें दिमाग से भाग जाती हैं
और फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में ब्लैंक बैठे हुए होते हैं। इसलिए रिवीजन बार बार करना है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।